हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन पवनवाग एकेडमी। आज हम फिर से यही चैप्टर को पढ़ेंगे। इसका आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है? सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको सेल के बारे में पता चल गया है, एक्चुअल सेल क्या होता है। उसके बाद इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि वहां पे दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। कौन से? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। उसमें से हमने प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट किया है। प्रोकैरियोटिक सेल के सारे ऑर्गेनेलिज हमने देखे हैं, उसके सारे कौन से स्ट्रक्चर्स है, जो भी स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट है वो हमने देखे हैं। अब देखिए, आज हमें पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल। आज हमें कौन सा सेल पढ़ना है? यूकैरियोटिक सेल। पहले हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल। काइंड्स ऑफ सेल में से ये है सेकंड वाला पार्ट। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब हमने देखा था कि प्रिमिटिव सेल था, या फिर उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा था? प्रिमिटिव टाइप का था। बट अब आज हमें पढ़ना है यूकैरियोटिक। यू मीन्स कैसा? कि जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू इसके पास क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है। ओके, आपने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था कि उनके पास एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है कि जो प्रिमिटिव टाइप का है। बट अब जैसे कि इवोल्यूशन हुआ वैसे मॉडिफिकेशंस आए, और मॉडिफिकेशंस आने की वजह से क्या हुआ है, इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस आया है। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? ट्रू न्यूक्लियस मतलब, देखिए आपने प्रोकैरियोट देखे हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने क्या देखा? बैक्टीरियाज में उनके पास एक ऐसा रीजन होता था साइटोप्लाज्म के अंदर जहां पे डीएनए होता था, या फिर हम बोल सकते हैं क्या है, जेनेटिक मटेरियल था जो कि सर्कुलर फॉर्म में था, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल उसका था, तो वो कैसा था? वो एक स्पेशल रीजन में प्रेजेंट था, तो इसलिए हमने उसे क्या कहा? न्यूक्लियोइड कहा। बट क्या उसे एक मेम्ब्रेन से बाउंड किया गया था? क्या उसके लिए एक स्पेशल रूम थी? नहीं थी। बट अब मॉडिफिकेशंस होने की वजह से यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके पास एक ऐसा न्यूक्लियस आया है जो कि ट्रू न्यूक्लियस है। मतलब उनके पास उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन में बाउंड है। उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए एक स्पेशल रूम अब उन्होंने बना ली है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल यूकैरियोटिक सेल होता क्या है वो देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स विथ अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑल अदर ऑर्गेनेलीज। मतलब देखिए इसके पास क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो है ही, और साथ में क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी है। हमने प्रोकैरियोटिक में क्या देखा था? क्या उनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस थी? राइबोसोम छोड़ के उनके पास बस क्या था? राइबोसोम था, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। बट अब यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी है, और उसी के साथ बाकी की ऑर्गेनेलिस भी है। मतलब राइबोसोम भी है, राइबोसोम के साथ ईआर मिलेगा, गोल्जी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। ये सारी चीजें हमें किसमें मिलेंगी? यूकैरियोटिक सेल में। इसलिए यूकैरियोटिक सेल को अगर आपको डिफाइन करना है तो वो कैसा है? उसके पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मतलब ट्रू न्यूक्लियस भी है, और उसी के साथ उसके पास बाकी की ऑर्गेनेलिस भी है। गॉट इट? अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे कि हमने किसमें देखा था? प्रोकैरियोट्स में हमने क्या देखा था? प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव सेल वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, और वो भी किसमें होते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया है, आर्चिया बैक्टीरिया है, या साइनोबैक्टीरिया है। उनमें हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले तो प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंगाई और प्रोटिस्ट में। उसमें से भी हमें फोकस करना है इन दोनों के ऊपर, और इन दोनों में से भी ज्यादा हमें फोकस करना है एनिमल्स के ऊपर। गॉट इट? करना तो दोनों के ऊपर है,
बट ज्यादा हम एनिमल्स में देखेंगे। अब देखिए एक एक करके इसके कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे या फिर इसके पास एक्चुअल में है क्या क्या, इसे यूकैरियोटिक सेल ही क्यों कहा गया है। नॉर्मली तो हमें पता चल गया कि इसे यूकैरियोटिक सेल इसलिए कहा कि इसके पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड अदर ऑर्गेनेलीज है। बट अब इसके पास आपको दिखेगा कि कुछ अलग कैरेक्टर्स भी है जिस वजह से इसे यूकैरियोटिक सेल कहा गया है। देखिए अब अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल, देखिए यहाँ पे अगर आपको देखना है तो और कुछ डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल ही है क्या, सेल तो यूकैरियोटिक ही है, बट उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल लोगे प्लांट और एनिमल सेल, उन दोनों के अंदर आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। मतलब किसी के पास कुछ ऑर्गेनेलिज है और किसी के पास कुछ ऑर्गेनेलिज नहीं है, और उस वजह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला है प्लांट सेल। अब अगर प्लांट सेल की आप बात करोगे, सबसे पहला वाला प्लांट सेल, अगर इसकी बात आप करोगे तो उसके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है और उसके पास प्लास्टिड्स होते हैं। ये सारी चीजें एनिमल सेल में आपको नहीं दिखेंगी। और उसके बाद उसके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये तीनों चीजें प्लांट सेल के पास है बट एनिमल सेल के पास नहीं है। इसलिए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है। अब देखिए सेकंड वाला, सेकंड है एनिमल सेल। अब एनिमल सेल के पास कुछ ऐसी चीजें हैं कि उस वजह से हम उसे बोल सकते हैं कि वो एनिमल सेल है। अब कौन सी चीजें हैं, इसके पास एक सेंट्रियोल है और वो प्लांट सेल में एब्सेंट है। प्लांट सेल में आपको सेंट्रियोल नहीं दिखेगा बट एनिमल सेल में वो प्रेजेंट है। उसके बाद अब नेक्स्ट कैरेक्टर, अब नेक्स्ट कैरेक्टर्स कौन से हैं, इसमें हमें वो देखना है कि प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के कैरेक्टर्स अब हमें देखने हैं। अब देखिए आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, वैसे ही अब यूकैरियोटिक सेल में भी आपको साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट दिखेगा। बट अब ये वाला जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, इट इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। ओके, आपने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म देखा था बट उसमें आपने ऐसे देखा था कि उसके अंदर सारे अलग अलग ऑर्गेनेल्स थे और उसकी वजह से कंपार्टमेंट्स या रूम बने हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था प्रोकैरियोटिक सेल में। बट वो चीज अब आपको यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगी। क्या कि जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, साइटोप्लाज्म का मतलब आपको पता है, समझो एक सेल है और वो सेल के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल है, जैसे हमारी टूथपेस्ट होती है वैसे कुछ जेली लाइक सब्सटेंस है और उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स को अंदर डाला गया है। वैसा है स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल का। तो देखिए यहाँ पे वो है साइटोप्लाज्म। अब वो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है कंपार्टमेंट्स में, क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है, जैसे कि सारी ऑर्गेनेलीज मींस माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, न्यूक्लियस, गोल्जी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, और उन वजह से उनका प्रेजेंस है वहां पे और इस वजह से क्या होता है वहां पे साइटोप्लाज्म जो है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये वाली है स्पेशल कैरेक्टर है ये यूकैरियोटिक सेल्स का। ये सारी चीजें आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं दिखेंगी। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, इस सेल के पास मतलब यूकैरियोटिक सेल के पास क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। ये तो बात आपको यहाँ पे ही पता चल गई कि उनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मतलब क्या है, इनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है जिसके अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। ओके, उनके पास क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है और वो बाउंड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मतलब क्या है, इनका न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द सेल और उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल को रखा गया है और उसे अगेन डायरेक्टली साइटोप्लाज्म को एक्सपोज नहीं किया गया, उसको अगेन एक मेम्ब्रेन से बाउंड किया गया है। उसके ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेन है, उससे वो क्या है, ढका हुआ है, वो क्लोज हुआ है। गॉट इट।
अब देखिए यहाँ पे इनके पास, जैसे कि हमने कहा वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, तो इनके पास वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस क्यों कहा है हमने, क्योंकि इनके पास एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और वो किसके ऊपर अरेंज्ड है, वो अरेंज्ड है क्रोमोसोम्स के ऊपर। ओके, इसलिए हमने क्या कहा कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिखेंगे, उस न्यूक्लियस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल दिखेगा, बट वो जेनेटिक मटेरियल भी क्रोमोसोम्स के ऊपर अरेंज्ड है, मतलब जीन्स, जो भी जीन्स है यूकैरियोट्स में वो आपको दिखेगी क्रोमोसोम के ऊपर अरेंज की गई है, इसलिए हमने इसे कहा है कि उनका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे कि हमने बात की एनिमल सेल और प्लांट सेल की, अब यहाँ पे ये कौन सा सेल है, ये है प्लांट सेल। कौन सा सेल है ये, प्लांट सेल। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, बड़ा सा प्लांट सेल है और वहां पे सबसे पहले हम देखते हैं, हमेशा किसी भी चीज को आप अगर पढ़ते हो तो कैसे स्टार्ट करना है, हमें बाहर से अंदर जाना है, बाहर से अंदर जाना है। देखिए अब एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी, बट प्लांट सेल्स में आपको सेल वॉल दिखेगी। देखिए ये रही सेल वॉल, जो बाहर की, सबसे बाहर की, आउटर मोस्ट, एकदम बाहर की, इसलिए हम उसे आउटर मोस्ट बोलेंगे। आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे कहा जाता है सेल वॉल, जो कि प्लांट्स में ही प्रेजेंट है। अगर आपको दो स्लाइड्स दी गई और बोला गया कि इसमें से कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है, तो आपको वो पहचानना है या डिटेक्ट करना है, तो आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखने होंगे जो कि प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो उसमें से एक कैरेक्टर है सेल वॉल का प्रेजेंट होना। जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेकंड, बाहर से हमें अंदर जाना है, तो सबसे पहला है सेल वॉल और उसके बाद कौन सी लेयर है, सेल मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है। क्या है वो, सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको पता ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनी है। अब देखिए आगे, उसके बाद हमें देखना है इसके अंदर एक मेन चीज है, दो लेयर्स तो है, दो लेयर्स से वो क्या है, कवर्ड है, और अंदर सब तरफ यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, वो सारा क्या है, वो सारा है इसका साइटोप्लाज्म। वो क्या है इसका, साइटोप्लाज्म। देखिए वो है साइटोप्लाज्म, और पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म कैसा है, जेली लाइक मटेरियल है, और उस जेली लाइक मटेरियल के अंदर अब आपको क्या दिखेगा, सारे ऑर्गेनेलिज उसके अंदर एम्बेडेड कंडीशन में है। अब साइटोप्लाज्म के बाद कौन आएगा, साइटोप्लाज्म के बाद हमें देखना है कि इनके अंदर एक स्पेशल चीज प्रेजेंट है कि जिस वजह से इन्हें यूकैरियोटिक सेल कहा गया है। वो चीज कौन सी है, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और वो न्यूक्लियस कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड है। देखिए यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और वो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, और उस वजह से ये वाला जो भी न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको मेम्ब्रेन से बाउंड किया गया है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो भी मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आपको प्रेजेंट नहीं दिखेगा। वो मेम्ब्रेन बाउंड होने की वजह से उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो अगर बाहर के एनवायरनमेंट में, मतलब साइटोप्लाज्म में अगर चाहिए तभी वो अंदर जाएंगे, या अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। अब देखिए ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस आपको दिखेगा इसके अंदर प्रेजेंट, और दूसरी चीज है इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस, जो कि आपको किसमें नहीं दिखा था, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में आपने ना ही न्यूक्लियस को देखा था और ना ही न्यूक्लियोलस को देखा था, तो वो दोनों चीजें आपको यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगी। यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे डीएनए, और न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं आरएनए। अब देखिए उसके बाद नंबर आता है, ये वाला जो न्यूक्लियस है उसके पास में ही एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, देखिए
यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ओके, ये वाला जो न्यूक्लियस को डायरेक्टली बाउंड होता है, न्यूक्लियस को अटैच होता है, वो स्ट्रक्चर है ईआर का, मतलब वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगेन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के भी दो टाइप्स है, दो पार्ट्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को पढ़ेंगे। उसके बाद इसके पास ये क्या है, कौन सा सेल है? एनिमल सेल है, इसलिए इसके पास क्या है? एक स्टार्च ग्रेन है, इसे हम बोल सकते हैं अमाइलोप्लास्ट, और या फिर ये क्या है? स्टार्च ग्रेन है। ये है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल। और उसके बाद हमें इसके अंदर बाकी की चीजें, इसके पास कौन सी है? ये प्लांट सेल है, इसलिए इसके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, इस वजह से ये क्या है? प्लांट सेल है। इसके बाद इसके पास एक वैक्यूल है, ये वैक्यूल आपको एनिमल सेल में नहीं दिखेगी, बट ये प्रेजेंट किस में है? बस प्लांट सेल में। देखिए प्लांट सेल में आपको क्या क्या चीजें दिखी कि उस वजह से वो प्लांट सेल है। सबसे पहले आपने देखा सेल वॉल, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा वैक्यूल। ये सारी चीजें आपको किस में प्रेजेंट दिखेंगी? ये सारी चीजें आपको बस एनिमल सेल, नॉट एनिमल सेल, प्लांट सेल में ही दिखेंगी। और चौथा है स्टार्च ग्रेन। ये क्या है? चौथा है। मतलब ये 4 चीजें जो है, ये 4 चीजें आपको बस कहां पे देखने को मिलेगी? एनिमल सेल में नहीं मिलेंगी, जो कि आपको प्लांट सेल में ही देखने को मिलेंगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं एनिमल सेल की तरफ। देखिए ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल। अब देखिए यहां पे हमने प्लांट सेल में कौन सी चीजें देखी? हमने प्लांट सेल में देखी सेल वॉल, उसके बाद हमने देखा वैक्यूल का प्रेजेंट होना, स्टार्च ग्रेन का प्रेजेंट होना, और वहां पे हमने और क्या देखा कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मेन प्रेजेंट था। अब एनिमल सेल में आपको ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी, आपको यहाँ पे सेल वॉल भी नहीं दिखेगी, उसके बाद आपको देखिए आपको ना ही सेल वॉल दिखेगी, ना ही, वेट अ मिनट, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं दिखेगा, वैक्यूल भी नहीं दिखेगा, और स्टार्च ग्रेन भी आपको नहीं दिखेगा। देखिए ये सारी जो चीजें है ना, ये 4 चीजें, ये 4 चीजें, ये आपको एनिमल सेल में नहीं दिखेंगी। अब देखिए एनिमल सेल में आपको क्या दिखेगा? एनिमल, जिसकी वजह से आप इसको एनिमल सेल कहोगे, इसके पास सेंट्रियोल्स है। क्या है इसके पास? सेंट्रियोल्स है, और उस वजह से आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये है एनिमल सेल। बाकी की चीजें तो आपको पता ही है कि इसे हमने एनिमल सेल क्यों कहा है। अब जैसे प्लांट में आपने देखा ना, वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह सारी चीजें हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियस को अटैच आपको ईआर दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। उसके बाद देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, लाइंस दिख रही है, ये क्या है? साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन। ओके, अब हम एक एक करके इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल जो है वो कैसे बना है, कौन सी उसके अंदर ऑर्गेनेलीज है, उसे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले अगर हम एनिमल सेल को लेंगे, अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए एनिमल सेल में सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, और प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर आएगा सेल वॉल, और जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है। इसलिए एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन।
जो कि हम प्लांट सेल में क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। ओके, सबसे पहली चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले भी हम बात करते हैं इसकी, सेकंड वाले को हम पहले लेते हैं, सेल वॉल, क्योंकि अगर हमें प्लांट सेल पढ़ना है तो प्लांट सेल में सबसे पहले कौन सा आएगा, सेल वॉल ही आएगा, इसलिए पहले सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। देखिए सेल वॉल जो है वो कैसा है, रिजिड स्ट्रक्चर है। ओके, और वो कहां पे पाया जाएगा, वो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, बट ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। बट अब देखिए इस वजह से इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है, अगर प्लांट सेल में ये प्रेजेंट है तो इसका कुछ काम भी तो होगा, तो इसका काम है क्या वहां पे, तो ये क्या करेगा, उस प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, एक शेप प्रोवाइड करेगा, और उस वजह से वो वहां पे प्रेजेंट है, क्या, सेल वॉल, एक शेप या एक स्ट्रक्चर उसे देगा, और उसी के साथ वो जो सेल वॉल है वो सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करेगा। मतलब कैसे, देखिए अब यहाँ पे अगर ये वाला एक सेल है और ये वाला एक सेल है, अगेन ये वाला एक सेल है, अगर ये सारे सेल एक दूसरे के पास है तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके अंदर जो भी मटेरियल होता है ना, सबके अंदर देखिए एक एक न्यूक्लियस भी है, तो इनके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो हमेशा एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनके अंदर के मटेरियल का हमेशा होता रहता है। तो वो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसके अंदर होता रहता है वो लाइफ के एक्टिविटीज को पूरा करने में हेल्प करता है, तो उसी को बोलते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन। दोनों सेल के अंदर अगर हम दो सेल्स लेंगे या दो से ज्यादा भी सेल्स लेंगे, उनके अंदर कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब क्या, उनके अंदर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस हो रहा है, उसे हम बोलेंगे सेल टू सेल इंटरेक्शंस, जो कि इन सेल्स में होती है। अब उसके लिए वो जो सेल वॉल है वो हेल्प करेगी, मतलब कुछ अटैचमेंट्स होंगे, एक सेल को दूसरे सेल से अगर अटैच होना है तो वो विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल ही होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रोल, देखिए इसने एक स्ट्रक्चर दिया या एक शेप तो दिया उसे, बट उसके लिए वो और क्या काम करता है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, उसको वो प्रोटेक्ट करता है, किसे, प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल हेल्प करता है। अब देखिए ये प्रोटेक्ट करता है, बट अब इसके एनिमीज तो नहीं है, क्योंकि ये एनिमल सेल, अगर आप बोलोगे, अगर हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो हमने डायरेक्टली क्या कहा था कि उनके एनिमीज हो सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल सेल, एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना था। बट अब यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कैसे है, मल्टी सेल्यूलर है, तो क्या इसमें इनके एनिमीज होंगे, नहीं, इनके एनिमीज अब बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इनके एनिमीज नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म इनके एनिमीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना है यूकैरियोट्स में। तो क्या होगा, इनके अंदर प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्ट करना है, तो वो प्रोटेक्शन उनको किससे लेना है, वो जो सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, उसको कोई इंजुरी या फिर कोई पैथोजन का अटैक, ओके, उससे उस सेल को प्रोटेक्ट करना है। मतलब क्या है कि कोई अगर कोई डिजीज्ड या फिर कोई प्रोकैरियोटिक सेल, कोई बैक्टीरियल सेल अगर प्लांट की बॉडी में एंटर कर ले और अगर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, उस वक्त क्या होगा कि ये सेल की जो सेल वॉल है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है, वो उस एनिमी को, उस पैथोजन को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। या फिर डिस्ट्रॉय अगर उसे नहीं करना आया तो वो एक बात तो जरूर करेगी कि उस पैथोजन को उस सेल के अंदर एंटर नहीं करने देगी या फिर उस प्लांट के बॉडी में एंटर नहीं करने देगी। गॉट इट, ये काम है उस सेल वॉल का। और अब देखिए ये सेल वॉल एक्चुअली बनी किसकी है, तो ये सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज की, उसके बाद हेमीसेल्यूलोज की, या फिर पेक्टिन की, या फिर प्रोटीन्स के। मतलब देखिए ये सारी चीजें मिलके एक सेल वॉल बनी है, और वो सेल वॉल प्रोटेक्शन का, शेप देने का या फिर सेल टू सेल इंटरेक्शन का काम करती है। किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट ही नहीं है। अब देखिए दूसरी हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखिए हमने ये शफल क्यों किया है, पहले देखिए दूसरा वाला पहले हमने डिस्कस किया और पहला वाला बाद में कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन एक ही है, वो रीजन है
कि अगर हम प्लांट सेल को देखेंगे तो सबसे पहला आउटर मोस्ट लेयर आता है सेल वॉल का, और उसके बाद आपको दिखेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर आपने देखा कि एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में आपको आउटर मोस्ट लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दिखेगी, और प्लांट सेल की अगर बात करोगे तो सेल वॉल के बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात आपको एकदम अच्छे से पिट-पैट करके रखनी है। अगर प्लांट सेल आएगा तो पहले सेल वॉल फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर एनिमल सेल आएगा तो सेल वॉल एब्सेंट और डायरेक्टली कौन सी लेयर आती है, आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो काम क्या क्या करती है। अब देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, इसका पहला काम है सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। मतलब देखिए सेल जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, बट वो सेल के बाहर भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे कुछ है ना, यहाँ पे कुछ लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो लिक्विड्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए ये वाला है। अगर हम बात करेंगे ये वाला क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और अगर हम बात करेंगे तो ये वाला है, देखिए ये अंदर वाला, इसे हम बोलेंगे इंटरनल। ओके, ये वाला है इंटरनल एनवायरनमेंट। अब और ये वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए अब ये वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और उस वजह से होता क्या है, उस वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट से अलग है, दोनों का कंटेंट अलग है। इसलिए सबसे पहला काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है कि उस सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करना, डिफरेंशिएट करना, यह सबसे पहला काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब दूसरा काम इसका क्या है, इट कंप्रेसेस स्पेसिफिक एम्बेडेड प्रोटीन्स, ओके, which helps in exchange of substance in the outside of cell। मतलब देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्चुअली किससे बनी है, वो बनी है प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की लेयर से। पर यहाँ पे कैसी है, प्रोटीन की लिपिड की लेयर है, और उसके अंदर बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। लेयर तो लिपिड की है, देखिए ऐसे लिपिड के लेयर है, और बीच बीच में क्या है, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। ये है प्रोटीन और ये दोनों है लिपिड। इस तरह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर बनी है, और उस वजह से क्या होता है कि ये वाली जो लेयर है वो किसके लिए हेल्प करती है, जैसे सेल वॉल में आपने देखा एक्सटर्नल जो भी कंटेंट है उसे अंदर लेने के लिए और इंटरनल कंटेंट को बाहर भेजने के लिए, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज होती है सेल वॉल। वैसे ही एनिमल सेल में आपको दिखेगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूज होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। इसलिए इसका मेन काम है क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज होना, क्योंकि जो भी मटेरियल है जो सेल के अंदर है उसे कभी कभी बाहर भी जाना है। कुछ मटेरियल ऐसा है कि सेल के अंदर सिंथेसाइज होता है और जिसका यूज बाहर जाके होता है, सेल से बाहर जाके। इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना भी जरूरी है, जो कि किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गॉट इट। अब आपको ये क्लियर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे कौन सा स्ट्रक्चर आता है इसके अंदर। देखिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन। स्केलेटन का मतलब आपको पता है, हमारे बॉडी जो है, हमारी बॉडी, उसे भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिला है। वो भी किसके वजह से मिला है, बोन्स की वजह से मिला है। और हमारा स्केलेटन किससे बना है, बोन्स से बना है। वैसे ही
अब यहाँ पे हमें देखना है साइटोस्केलेटन। अब साइटो का मीनिंग क्या है? साइटो मतलब होता है सेल, और उस सेल का हमें क्या देखना है? स्केलेटन देखना है। ओके, सेल के स्केलेटन को कहा जाता है साइटोस्केलेटन। अब देखिए नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो यहां पे आपको समझो ये है सेल एक। ओके ओके, हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं सेल को। ओके, ये वाला है सेल। अब देखिए ये वाला सेल है, मैंने अभी ड्रॉ तो कर दिया यहां पे, बट जब वो सेल के अंदर होगा, या फिर नॉट सेल के अंदर, जब वो उस प्लांट या एनिमल के अंदर होगा, तो इसे एक स्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए, इसे एक शेप देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। हमने तो ये बात कर ली कि जो सेल वॉल है या साइटोप्लाज्म है इसे एक स्ट्रक्चर देगा, या फिर हमने ये भी बोल दिया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है वो उसे एक स्ट्रक्चर या शेप देगी। बट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर उस सेल वॉल को उस पोजीशन में रखने के लिए भी तो कोई तो चाहिए, तो वो कौन रखेगा उसे? यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए जैसे आपको अगर कोई स्टैचू बनाना हो, कोई मूर्ति बनानी हो प्लास्टर ऑफ पेरिस की, उस वक्त आप क्या करते हो कि वहां पे आप कैसे करते हो कि एक बेस होना चाहिए। ओके, उसको एक शेप देने के लिए कुछ ना कुछ उसके एक्सटर्नल सरफेस पे आप उसको लगाते हो। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ मटेरियल होता है प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ मटेरियल है प्रेजेंट, ऐसे पूरे इसमें होगा प्रेजेंट, आपको दिखेगा ऐसे कुछ, ये लाइंस ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी। ओके, तो ये सारा क्या है? ये सारा जो मटेरियल है इसे हम बोलेंगे साइटो स्केलेटन। ओके, देखिए यहां पे भी आपने देखा है साइटोस्केलेटन को। देखिए यहां पे आपने देखा था साइटोस्केलेटन को, ये ऐसा ही पूरे सेल में अरेंज होता है। बट वो कहां पे अरेंज होता है? हमेशा वो हमेशा अरेंज होता है इसके पेरिफेरल रीजन पे, मतलब पेरिफेरल आजू बाजू पूरी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। और वो कैसा है? थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, और वो वहां पे प्रेजेंट होने के वजह से उसे क्या किया जाता है? एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, एक शेप दिया जाता है। देखिए अगर यहाँ पे साइटोस्केलेटन ना होता तो क्या हो जाता? ये वाला स्ट्रक्चर क्या इस सेल को मिलता? नहीं मिलता। क्या हो जाता है? ये बाहर की लेयर अंदर आ जाती है, कुछ ये यहाँ से आ जाती है, मतलब क्या हो जाता है? इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो इरेगुलर हो जाता था। किसके जैसा? अमीबा के जैसे हो जाता था। बट अब यहाँ पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होने की वजह से उससे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिला है, और इस साइटोस्केलेटन ने इसे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में पकड़ के रखा है। अब देखिए वो जो साइटोस्केलेटन है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ओके, और वो किससे बना है? माइक्रोफिलामेंट से, माइक्रोट्यूब्यूल्स से और फाइबर्स से। देखिए ये सारी जो आपको दिख रही है ना फिलामेंट्स, वो कौन से है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है या फाइबर्स है। ये सारे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट या फिर फाइबर्स। अब इसका काम क्या है? उस सेल को शेप देना, ये तो हमने बात कर ली। और बाद में दूसरा काम इसका क्या है? एंकर द ऑर्गेनेल्स एंड स्टिमुलेट द सेल मूवमेंट। देखिए 3 फंक्शन है इसके। सबसे पहला इसे वो शेप देता है, दूसरा एंकर करता है ऑर्गेनेल्स को, और तीसरा वो करता है स्टिमुलेट द सेल मूवमेंट। सबसे पहला वो क्या करता है? सेल को शेप देता है। अब दूसरी बात ये क्या करेगा? इट विल एंकर दी ऑर्गेनेल्स। देखिए एंकर दी ऑर्गेनेल्स मतलब क्या है? अगर यहाँ पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेल्स होंगी, तो वो ऑर्गेनेल्स इसके ऊपर एज अ बेस लेके यहाँ पे रहती है। इसके ऊपर वो दे आर रिलाइंग ऑन दैट साइटोस्केलेटन, उसके ऊपर वो क्या हो रही है? बैठी हुई है जो भी ऑर्गेनेल्स है।
साइटोप्लाज्म तो है ही इसके अंदर, साइटोप्लाज्म में वो धसी हुई है, बट फिर भी साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होने की वजह से उसे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलेगा और बेस मिलेगा ताकि वो उसके ऊपर रिलाय हो सके, उसके ऊपर बैठ सके। अब और तीसरी बात यह है स्टिमुलेट द सेल मूवमेंट। सेल मूवमेंट मतलब सेल को अगर मूव करना है यहां से वहां, मतलब सेल बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं दिखाएगा, बट सेल मूवमेंट्स को भी वो स्टिम्युलेट करेगा। गॉट इट? ये था साइटोस्केलेटन। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ गई मेन चीज जो सेल के अंदर होती है, वो मेन चीज है, वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को नॉर्मली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है हार्ट ऑफ सेल, हार्ट ऑफ सेल। देखिए इसे क्या कहा जाएगा? हार्ट ऑफ सेल। न्यूक्लियस इज नोन एज हार्ट ऑफ सेल। क्या आप लोग आपके हार्ट के बिना जिंदा रह पाओगे? नहीं। वैसे ही ये जो सेल है वो भी अपने हार्ट के बिना नहीं जिंदा रह सकता। अब देखिए इस न्यूक्लियस को ही क्यों हार्ट ऑफ सेल कहा गया है, क्यों बाकी के ऑर्गेनेलिस को नहीं कहा? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में तो बाकी के ऑर्गेनेलिस भी है। फिर इस न्यूक्लियस को ही क्यों चुना गया हार्ट ऑफ सेल बोलने के लिए? तो इसका रीजन है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट। क्या है न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट? न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, उसके ऊपर है डीएनए, और वो जो डीएनए है या क्रोमोसोम है उसके ऊपर है जीन्स। मतलब ही क्या है? उसके पास, न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल है, और वो जेनेटिक मटेरियल उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से उसे कहा गया है हार्ट ऑफ सेल। अब देखिए जेनेटिक मटेरियल जो है, क्या वो बस डीएनए है? नहीं, डीएनए के साथ आरएनए भी है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर ही आपको डीएनए भी मिलेंगे और आरएनए भी मिलेंगे। डीएनए तो डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है, और फिर उसके अंदर और एक रीजन है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं है, बट उसे क्या कहा गया है? न्यूक्लियोलस। और वो इसेंट्रिकली होती है, सेंट्रल पोजीशन में नहीं होगी वो न्यूक्लियस के, किसी बाजू में होगी, इसलिए उसे क्या वर्ड यूज करते हैं हम? इसेंट्रिकली। क्या वर्ड यूज करते हैं? इसेंट्रिकली लोकेटेड। ओके, वो कैसा है? इसेंट्रिकली लोकेटेड है। अब इस वजह से मतलब क्या है? इस न्यूक्लियस को हार्ट ऑफ सेल इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके पास डीएनए भी है, उसके पास आरएनए भी है, और उसके पास प्रोटीन्स भी है। ओके, उसके पास क्या है? ये तीनों चीजें उसके पास है, इस वजह से इसे कहा गया है हार्ट ऑफ द सेल। अब देखिए न्यूक्लियस के बारे में ही बात करेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियस को हार्ट ऑफ द सेल क्यों कहा गया है। अब जैसे हमने सेल देखा, सेल को हमने देखना स्टार्ट किया, वो कैसे स्टार्ट किया? बाहर से हम अंदर की तरफ आए, बाहर से अंदर की तरफ आए। वैसे ही अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को भी हम कैसा पढ़ेंगे? बाहर से अंदर की तरफ। अब इसका जो बाहर का है, बाहर आपको क्या दिखेगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले बाहर से आपको आउटर मोस्ट लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बनी है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी ही बनी है, उसका स्ट्रक्चर सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही है। और अब उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है, फंक्शन क्या है? उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन है अगेन वही, जो साइटोप्लाज्म में जो भी चीजें है उसे न्यूक्लियस के अंदर लेना है, और न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें है उसे साइटोप्लाज्म में देना है। यह हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है हमारी बॉडी के अंदर, हमेशा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि सारे सेल्स मिलजुल के काम करते हैं। किसी सेल को एक अलग काम दिया गया है, किसी सेल को कोई दूसरा काम दिया गया है। हर एक सेल काम तो करता है 24/7, बट हर एक का काम अलग है। उस वजह से क्या होता है? अलग अलग चीजें वो बनाता है, इसलिए वो हमेशा एक दूसरे के घर पे जाके कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कुछ ना कुछ देके भी आते हैं। अब देखिए सबसे बाहर वाली लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही उसका स्ट्रक्चर है। कैसे? प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। मतलब लिपिड की लेयर है डबल लेयर, और उसके अंदर बीच बीच में क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है।
अब देखिए बाहर से हमें अंदर आना है, तो अंदर सेकंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। बाहर उसकी कवरिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर उसके पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। जैसे कि हमने सेल के अंदर देखा था कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वैसे ही यहां इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए प्लाज्म मतलब क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है। जैसे हमने साइटोप्लाज्म देखा था, प्लाज्म मतलब जेली लाइक सब्सटेंस और साइटो का मतलब सेल, जो सेल के अंदर होता है प्लाज्म उसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट अलग अलग है, दोनों का कंटेंट अगर आप देखोगे तो वो अलग अलग है। अब देखिए उसके बाद आपको और एक चीज देखनी है कि बीच में न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि क्रोमोसोम आप बोलते हो, वैसे क्रोमोसोम्स है किसके अंदर है, वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिखेंगे, इसके बाद आपको दिखेगा थर्ड क्रोमोसोम्स। ओके, ये क्रोमोसोम्स आपको दिखेंगे जो कि क्या है, इस सेल का जेनेटिक मटेरियल है। इसे हम क्या बोला करते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये प्रेजेंट है इसके अंदर। अब और एक चीज इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। देखिए हमने क्या देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बाद दूसरा हमने देखा अंदर आने के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म है, और बाद में हमने देखा उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सबसे पहली चीज को हमें फोकस करना है वो है क्रोमोसोम, जिसके ऊपर जीन्स होते हैं और जिसे हमने कहा है जेनेटिक मटेरियल करके। अब तीसरी चीज, चौथी चीज इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है न्यूक्लियोलस। क्या है इसके अंदर, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। अब ये वाला न्यूक्लियोलस आपको भले ही यहाँ पे दिखता हो कि ये एक अलग कलर से दिया गया है, एक अलग कलर से इसे डिनोट किया है, बट न्यूक्लियस में अगर आप देखोगे तो आपको ये न्यूक्लियस अलग कलर से या फिर अलग मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, कुछ अलग डार्कली स्टेन, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ एक ऐसा रीजन होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म से थोड़ा अलग होता है और उससे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और उसका पोजीशन है इसेंट्रिकली लोकेटेड। वो कैसा है, इसेंट्रिकली लोकेटेड, मतलब वो सेंट्रल पोजीशन में नहीं है। जैसे आपने देखा न्यूक्लियस सेल में सेंट्रल पोजीशन में लोकेटेड होता है, बट न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो सेंट्रल पोजीशन में नहीं होगा, वो होगा सेंट्रल पोजीशन से कहीं दूर किसी भी तरफ, बट सेंट्रल में नहीं होगा। तो अब देखिए ये न्यूक्लियस कहाँ पे है, क्या है, कैसा है, वो सब देख लिया। अब उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर है आरएनए। उसके अंदर क्या है, आरएनए है, उसके अंदर आरएनए बनते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों भी मिलेंगे, और ये तीनों ही क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल। सारी चीजें आपको न्यूक्लियस के बारे में पता चली, बट अब और एक स्पेशल चीज है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। देखिए अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं एक बार फिर से। देखिए इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, हमने देख लिया। उसके बाद इसके अंदर डीएनए भी है, प्रोटीन्स भी है। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब वो भी किससे बनी है, दो लेयर्स से बनी है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। देखिए इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से बनी है, और वो दोनों भी मेम्ब्रेन्स कैसी है, आपको पता है दो मेम्ब्रेन से बनी है, क्योंकि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो वो कैसी है, अब इसका, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि वो अलग तो करता है साइटोप्लाज्म से इस न्यूक्लियस को, बट और एक चीज है, जैसे कि मैंने बोला कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है। अब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका करेगा वो हमें देखना है, वो क्या है। देखिए अब ये जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर और एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर पोर, मतलब छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो पोर्स है उनसे, उनकी हेल्प से जो भी मटेरियल अंदर का है उसे बाहर भेजेंगे, बाहर के मटेरियल को अंदर भेजेंगे। ये काम कौन करता है, न्यूक्लियर पोर करता है। बट अब वो
अगेन उसकी एक स्पेशलिटी है उस न्यूक्लियर पोर की या फिर इस मेम्ब्रेन की, वो किसी किसी चीजों के लिए, किसी किसी कंटेंट के लिए वो टोटली परमिएबल है, 100% परमिएबल है, और किसी चीजों के लिए वो क्या है, सेमी परमिएबल है। अब देखिए यहाँ पे ये परमिएबल किसको है, परमिएबल का मतलब क्या है, जो भी आयंस है या फिर जो भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है वो टोटली उस मेम्ब्रेन से टोटली बाहर जाएंगे, या फिर बाहर से कुछ चीजें हैं वो टोटली अंदर आएंगी। तो वो परमिएबल कौन सी चीजें हैं, कुछ आयंस है, कुछ मॉलिक्यूल्स है, कुछ आरएनएज है, ये सारी चीजें कैसे हैं, परमिएबल है। उस परमिएबल मतलब उस सेल से अंदर और बाहर कर सकते हैं। और बाद में हमें और एक चीज देखनी है, यहां पे न्यूक्लियस के पास राइबोसोम का प्रोडक्शन भी होता है, राइबोसोम प्रोडक्शन भी होगा न्यूक्लियस के अंदर। ओके, और एक चीज है, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर भी सब जगह पे आपको जैसे न्यूक्लियर पोर दिखेगा वैसे राइबोसोम्स भी यहाँ पे अटैच होते हैं, सब जगह पे यहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ओके, हो गई ये बात आपको न्यूक्लियस के बारे में क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसलिए तो न्यूक्लियस को क्या कहा गया है, हार्ट ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का लोकेशन आपको पता है, कहां पे लोकेटेड था ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक प्लांट सेल या एनिमल सेल, देखिए यहाँ पे ये है तो एनिमल प्लांट सेल, बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये वाला न्यूक्लियस है और उसको डायरेक्टली अटैच कौन है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है ये वाला क्या है, ये वाला है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस को डायरेक्टली अटैच देखिए यहाँ पे इस न्यूक्लियस को देखिए यहाँ पे इस न्यूक्लियस को डायरेक्टली अटैच कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे बोलते हैं ईआर, नॉर्मली उसे ईआर भी कहा जाता है। अब क्या है, ये वाला जो ईआर है वो कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल नेटवर्क है, और जो टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स है, देखिए यहाँ पे टिब्यूल्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या फॉर्म हुए हैं, टिब्यूल्स। ओके, कैसा स्ट्रक्चर है ये, टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, टिब्यूल्स या ट्यूब्स फॉर्म होते हुए आपको नजर आएंगे, इसलिए हमने इसे क्या कहा कि ये है टिब्यूलर स्ट्रक्चर। अब ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये अगेन दो टाइप्स का होता है। कौन से है वो दो टाइप्स, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसे कहा जाता है RER, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसे कहा जाता है SER। अब देखिए आप बोलोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, अब वो न्यूक्लियस को डायरेक्टली अटैच है, तो इसके दो टाइप्स कैसे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके दो टाइप्स कौन से हैं। तो हमें इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, यहां पे अगर आप बात करोगे रफ ईआर की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, तो यहां पे वो कैसा होता है, इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। देखिए अगर आप देखोगे यहां पे, देखिए ये वाला है, मैं यहां पे आपको डायग्राम निकाल के दिखाती हूं। ओके,
और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम निकालेंगे उस साइड पे। ओके, देखिए यहां पे एक निकालते हैं। ओके, ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने निकाले जो कि डायरेक्टली किससे अटैच है, न्यूक्लियस को। और देखिए यहाँ पे ना 2 मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की। ओके, तो अब देखिए न्यूक्लियस की अगर डबल मेम्ब्रेन हमने देखी है वो डायरेक्टली ईआर को ज्वाइन है, तो जो भी ईआर, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको अगर राइबोसोम्स नजर आए, देखिए अब इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है, राइबोसोम्स दिख रहे हैं। क्या है इसके ऊपर, राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट है इसके ऊपर, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। जिसके ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं RER। और इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है और जिसके ऊपर राइबोसोम्स है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट। अब देखिए यहां पे उसके टाइप के अनुसार, टाइप्स के बेसिस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप के बेसिस पे उसका फंक्शन होता है। अगर आप बोलोगे रफ ईआर मतलब RER का फंक्शन अलग है और SER का फंक्शन अलग है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का अलग है, रफ एंडोप्लाज्मिक का अलग है। देखिए अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और राइबोसोम्स प्रेजेंट अगर है तो वहां पे कौन सा काम होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम कौन करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब दूसरा आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पे राइबोसोम्स एब्सेंट नहीं है इसलिए उसे हमने स्मूथ कहा है। तो इसका फंक्शन क्या होगा, कुछ अलग फंक्शन है। मतलब इसका फंक्शन राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करना या प्रोटीन को सिंथेसाइज करना नहीं है। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये इसका फंक्शन हो सकता है। ये बात हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट कौन सा आता है, गोल्जी अपैरेटस। देखिए हमने सेल में कहां पे देखा था उसे, गोल्जी अपैरेटस को हमने कहां पे देखा था, देखिए ये रहा गोल्जी अपैरेटस। अब देखिए आपको स्ट्रक्चर ईआर का और गोल्जी का सेम ही दिखेगा, बट ईआर और गोल्जी में डिफरेंस है। दोनों का फंक्शन भी अलग है, दोनों का लोकेशन भी अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग है, बट वो आपको दिखेगा थोड़ा बहुत वो सेम है दिखने के लिए। दिखने में थोड़ा बहुत सेम होते हुए भी वो अलग है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जो गोल्जी है वो प्रेजेंट है सेल के अंदर, बट वो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको प्रेजेंट दिखेगा। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो गोल्जी है वो कैसा है, वो डायरेक्टली न्यूक्लियस को अटैच नहीं है। अब बढ़ते हैं, जहां पे हम थे वहीं पे जाते हैं। ओके, देखिए अब ये वाला जो गोल्जी अपैरेटस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है, ये फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ है जिसे बोलते हैं सिस्टर्नी। कोई क्रिस्टी भी बोलता है, कोई सिस्टर्नी भी बोलता है। और उसी के साथ इसके अंदर ये जो गोल्जी अपैरेटस है वो किसमें एब्सेंट होते हैं, वो आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं। ओके, ह्यूमन के आरबीसीज में देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके सीटी या नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए गोल्जी अपैरेटस आरबीसीज में एब्सेंट है। अगर आप बोलोगे एनिमल्स में, एनिमल्स में क्या है, देखिए एनिमल्स की अगर बात करोगे तो किसमें, आरबीसीज में क्या है, गोल्जी अपैरेटस एब्सेंट है।
और अगर प्लांट्स की बात करोगे तो प्लांट्स के अंदर जो सीव सेल्स है उसके अंदर गोल्जी apparatus एब्सेंट है। ओके, ये दोनों भी चीजें आपको पिट-पैट करके रखनी है। कैसे? एनिमल्स के अंदर आरबीसी जो है उसके अंदर गोल्जी apparatus नहीं होता है, और प्लांट्स की अगर बात करोगे तो सीव सेल के अंदर गोल्जी apparatus नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला जो गोल्जी apparatus है वो कैसा है? दे आर अरेंज्ड पैरेलल एंड कॉन्सेंट्रिकली नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास ही अरेंज है। देखिए न्यूक्लियस के पास अरेंज है, बट ये न्यूक्लियस को अटैच नहीं होती। जैसे कि ईआर अटैच्ड है न्यूक्लियस को, वैसे गोल्जी न्यूक्लियस को अटैच नहीं होता। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे देखिए जैसे हमने देखा गोल्जी कैसा है, समझो यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे गोल्जी होता है। ओके, और इसी के यहाँ पे क्या होते हैं, देखिए ये वाले, इसे हम बोलेंगे टिब्यूल्स और इसे हम बोलेंगे वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? इससे ही बर्ड ऑफ होते हैं। ये किससे होते हैं? इससे ही निकल के आएगा और ये यहाँ पे वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा। और ये पार्ट है गोल्जी का ही। देखिए गोल्जी आपको दिखेगा तो ईआर के जैसा, बट वो ईआर के जैसा है नहीं। देखिए ये वाला जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, क्या वो एक दूसरे को अटैच्ड है? नहीं। या फिर वेसिकल्स है, वो एक दूसरे को अटैच्ड है? नहीं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है, वो एक साइट की तरह काम करता है। अब इस साइट पे क्या काम होगा? यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होगा। किसके अंदर? जो गोल्जी apparatus है, इसे देखिए गोल्जी बॉडीज भी कहा करते हैं, गोल्जी apparatus भी कहा करते हैं, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या क्या नाम है इसके? देखिए गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, इसको ये तीनों नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जो गोल्जी है इसके कैसे स्ट्रक्चर से? टिब्यूल्स और वेसिकल्स है। और इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या काम होता है? तो इसके अंदर क्या काम होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को यहाँ पे सिंथेसाइज किया जाता है। गॉट इट? ये बात आ गई आपको समझ में? तो ये था गोल्जी apparatus। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला है राइबोसोम्स। देखिए इस ऑर्गेनेली को आपने देखा था कि प्रोकैरियोट्स में भी ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट था, और अब यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा अलग नहीं होगा, बट क्या होगा? उसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है, वो कुछ अलग होगा। अगर कैलकुलेट हम करेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे, बाकी उसका काम वगैरह सब कुछ सेम है। अब देखिए मेन राइबोसोम्स का मेन काम, अगर राइबोसोम आया ना तो उसका मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है। मतलब क्या? हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या? राइबोसोम्स इज इक्वल टू प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन राइबोसोम्स इज इक्वल टू प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम हमेशा काम करेगा प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का। ओके, ये था राइबोसोम का काम। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमने देखा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। मतलब हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, एक ही ऑर्गेनेली प्रेजेंट था। अब डिफरेंस कैसा है? अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
प्रोकैरियोट्स में आपको दिखेगा 30S। इसका स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट है, जो कि आपको मैंने बोला था सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। क्या है ये? स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट, या इसे आप बोल सकते हो सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। ओके, अब देखिए प्रोकैरियोट्स में आपको दिखेगा 30S सब यूनिट पूरा, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट, और यूकैरियोट्स में आपको दिखेगा 40S सब यूनिट। ओके, और यहां पे आपको क्या दिखेगा? एक है 30S सब यूनिट और दूसरा है 50S सब यूनिट। मतलब ये टोटल मिलके कितना होता है? 80, बट आपको वो 80 ना मिलके कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। और यहाँ पे छोटा जो सब यूनिट है, छोटा है 40 का और जो बड़ा है वो है 60 का। यहाँ पे जो छोटा है वो है 30 का और जो बड़ा है वो है 50 का। यहाँ पे टोटल आएगा ये 80, और यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ पे ये आएगा 100, बट वैसा ना होके यहाँ पे ये कितना आया? 80 आया, और यहाँ पे कितना आया? 70। देखिए यहाँ पे आया 80। मतलब इस तरह से आपको दिखेगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे अगर कंप्लीट, जब ये कंप्लीट यूनिट जो है या फिर ये कंप्लीट राइबोसोम एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं, तब स्मॉल और लार्ज सब यूनिट जब एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाएंगे, तब आपको दिखेगा प्रोकैरियोट्स में कि वो 70S है। मतलब 70S का वो पूरा कैलकुलेट करके आपको मिलेगा। बट अगर यूकैरियोट्स में आप देखोगे तो वहां पे आपको कैसा मिलेगा? 40 + 60 100, बट वैसा नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 80S का मिलेगा। ये कंप्लीट राइबोसोम 80S का है और यहाँ पे कंप्लीट राइबोसोम 70S का है। बट अब देखिए, हमने ये तो देख लिया 40S, 80S, 70S, बट यहाँ पे और उसके अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर देखिए, जो स्मॉल सब यूनिट है उसके पास 16S rRNA है और 21 प्रोटीन्स है। ओके, स्मॉलर सब यूनिट में। और इसके प्रोकैरियोट्स के लार्जर सब यूनिट में क्या क्या है? 23S rRNA, फिर दूसरा 5S rRNA और 34 प्रोटीन्स उससे ये बना हुआ है। और वैसा ही यहाँ पे यूकैरियोट्स में भी आपको दिखेगा, जो स्मॉल सब यूनिट है वो किससे बना है? वो बना है 18S rRNA 33 प्रोटीन, और बड़ा जो है लार्जर सब यूनिट है वो बना हुआ है इससे 28S rRNA, 5S rRNA और 50 प्रोटीन से बना हुआ है। इस तरह से आपको डिफरेंसेस उसमें नजर आएंगे, बट काम तो इसका सेम है। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। जब हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि कैसे mRNA आता है, कैसे ये राइबोसोम उससे ज्वाइन होता है और कैसे वो ट्रांसलेशन का या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ओके, तो देखिए हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा। हमने राइबोसोम्स तक इसके ऑर्गेनेलिस को देखा है। आगे भी और ऑर्गेनेलिस को हमें डिस्कस करना है, जो कि हम अगले लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे। अब देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। राइबोसोम्स देखे, गोल्जी अपैरेटस देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम देखा, न्यूक्लियस देखा और साइटोस्केलेटन देखा। ये सारे स्ट्रक्चर्स को हमने पढ़ा है यूकैरियोटिक सेल के। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आपका काम क्या है कि आपको इसे अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। इसकी छोटी छोटी जो बातें हैं उससे अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या स्ट्रक्चर है, किसका कहाँ पे लोकेशन होता है। अगर आपको सेल के अंदर कुछ पढ़ना है या फिर इस चैप्टर में आपको कुछ पढ़ना है तो वो एक ही चीज है। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? आपको ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर भी देखना है, इसका ऑर्गेनाइजेशन भी देखना है, और उसी के साथ वो सेल के अंदर एक्चुअल क्या है वो पढ़ना है आपको। ओके, और किस जगह पे क्या चलता है, किसका सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, किसके अंदर क्या बनता है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है या फिर उसे आपको पिट पैट कर लेना है। ओके,
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय।